हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मेसी पार्ट 2 के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के चैप्टर मेटाबॉलिज्म के आखिरी पार्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के बारे में। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस मतलब समझ वर्ड से समझ में आ रहा है क्या कि बायोलॉजिकली सिस्टम के अंदर होने वाले ऑक्सीडेशन प्रोसेस बायोलॉजिकली ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यहाँ हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को इंक्लूड करेंगे प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है आपका, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जबकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलेंगे, रिडक्शन प्रोसेस। जब ये दोनों के दोनों प्रोसेस आपके लिविंग सिस्टम के अंदर होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, बायोलॉजिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ हम इन प्रोसेस को क्यों पढ़ते हैं, जितनी भी आप साइकिल पढ़ते हैं, आपकी ग्लाइकोलाइटिक पाथवे होता है या आपका टीसीए पाथवे होता है, जो भी आप पाथवे चला रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर स्पेशली, जैसे कि आपका टीसीए है या क्रैब साइकिल बोलते हैं आप उसको, तो उससे आपकी एटीपी एनर्जी कैसे जनरेट होती है, वो आपकी एनर्जी कैसे बना देता है कि आपने बोला एनएडीएच से 3 मॉलिक्यूल बन गए, है ना, या एफएडीएच से आपके 2 एटीपी तैयार हो गए, तो कैसे आपके प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में। ये चैप्टर दो चीजों को इंक्लूड करेगा आपका, क्या, एक तो ईटीसी चैन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, और दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, दोनों को ये इंक्लूड करेगा। ठीक है, जिस वीडियो के अंदर हम दोनों ही चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, इसी का दूसरा नाम है रेस्पिरेटरी चैन या ईटीसी चैन। तो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन क्या होती है, ये एक प्रोटीन्स का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स होती है, जिसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन है, आपके जो हाइड्रोजन्स हैं, एनर्जी है, वो हाइयर से लोअर की तरफ जाती है, मूवमेंट करती है और एटीपी को सिंथेसाइज कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ईटीसी आपकी क्या है, सिस्टम ऑफ प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स है ये, है ना। इनके प्रोटीन्स का और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के थ्रू बना हुआ आपका जो कॉम्प्लेक्स है वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कहलाता है, जो कहाँ पे है आपका इनर साइट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर दी तो मतलब मल्टीजे जैसी साइकिल, इसी प्रोसेस के थ्रू आप एनर्जी जनरेट करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए था आपकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है, उसके अंदर जो साइट है आपकी, क्रिस को आप बोल सकते हैं क्रिस्टी, उसके अंदर क्या करते हैं, फॉर्मेशन कराते हैं किसका, एनर्जी का, बाय द प्रोसेस ऑफ ईटीसी। और क्या बोलते हैं आप इसको, केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस। केमी यानी केमिकल, ऑस्मोसिस यानी हायर टू लोअर पोजीशन में जाने के लिए जो ऑस्मोटिक जनरेट करते हैं, जैसे हम प्रेशर, वैसा प्रेशर के थ्रू आपका क्या करते हैं, आप एटीपी जनरेट कराते हैं, यानी केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस है। अब यदि मैं बोलूं क्या कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन और केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस को जब आप मिक्स कर देते हैं तो उससे बनता है आपका क्या, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, फॉस्फोराइलेशन से ही पता लग रहा है क्या, आप क्या करेंगे, फास्फोरस का एडिशन करेंगे या मूवमेंट कराएंगे और एनर्जी जनरेट करवाएंगे। तो आपका ईटीसी प्लस कीमोस्मोसिस केमियोस्मोसिस प्रोसेस क्या कहने वाला है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस आपका कहलाने वाला है। यानी ये चैप्टर आपका ईटीसी प्लस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस को इंक्लूड करेगा। हमने अभी बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हाइयर से लोअर की ओर क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं या जाते हैं, जिसके थ्रू आपकी ईटीसी साइकिल चलती है। अब देखते हैं कि इसके लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मतलब है कि कुछ कॉम्प्लेक्स का ग्रुप, कुछ आपकी जो साइट्स अवेलेबल होंगी किसके अंदर, ये जो क्रेस्टी साइट बोली है, माइटोकॉन्ड्रिया इनर साइट्स बोली, इसके अंदर, जिसके थ्रू आपकी क्या होगी, एनर्जी जनरेट हो रही होगी। तो वो कॉम्प्लेक्स के लिए इंपॉर्टेंट 5 कॉन्स्टिट्यूट कौन से होते हैं आपके, वो कौन कौन से आपके 5 इंपॉर्टेंट, जैसे कि सबसे पहला निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड, इसको आप एनएडी प्लस से डिनोट करते हैं। हम हर बार बोलते आते हैं क्या कि आपकी जो एनएडी है वो 3 बनाती है एटीपी, जबकि आपकी जो एफएडी है, एफएडीएच2 बोलते हैं, वो आपके 2 एटीपी बनाती है ना। तो निकोटिनामाइड है, फ्लामिन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, जो भी वर्ड है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हम कौन से वर्ड देख रहे हैं कंपोनेंट ईटीसी के अंदर, सबसे पहला आपका है निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड, आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहने वाला है। इसके अलावा आपका फ्लेवोप्रोटीन्स, एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज जैसे एंजाइम आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आयरन सल्फर प्रोटीन्स, ये आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कोएंजाइम क्यू और साइटोक्रोम्स भी आपके ईटीसी के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के कंपोनेंट रहने वाले हैं, जो आपकी एटीपी जनरेशन में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये आपका 1, 3, 4, ये आपके 1, 3 और 4 एनर्जी जनरेट यानी एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि 2 इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। कौन से स्टेप पे कराएंगे आपके तीनों की तीनों, ये 5 प्रोसेस के अंदर आपका, यानी 5th नंबर के कंपोनेंट के अंदर आपके एनर्जी जनरेट करवाएंगे।
अब हम एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि हम जितनी भी रिएक्शन देखते हैं उसके अंदर हम असल में करते क्या क्या है। देखो देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, आपका NADH, ये रिडक्शन R मतलब रिडक्शन, O मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा, लेकिन हम केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही देखेंगे। जब आपका NADH प्लस H प्लस का कंपोनेंट आपस में मिलता है, तब आपका क्या बनता है, आपका बनता है NAD प्लस, यानी निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड आपका बनता है, जो ऑक्सीडाइज हो गया। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन आपका यहाँ से एक ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, साथ में आप निकाल रहे हैं उसको साथ में, तो ऑक्सीडाइज कर दिया आपने। अभी हमने बोला था कि रिमूवल कर दिया, तो ऑक्सीडाइज कर दिया आपने। तो ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होता है, ये जो एनर्जी जनरेट हो, यानी जो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन है, ये रेस्पॉन्सिबल हो जाता है किसके लिए, एडीपी और पाई यानी पीआई यानी फॉस्फोरस। तो एडीपी और पीआई यानी फॉस्फोरस को आपस में जोड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है विद रिमूवल ऑफ वन H2O मॉलिक्यूल। ये H2O मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं, फिलहाल हमारा क्या है, एडीपी और पाई इलेक्ट्रॉन, ये पीआई आपका जो सॉरी फॉस्फोरस है, दोनों को इंक्लूड करके आपका एटीपी जनरेट करवा देता है। इसी तरह जब आपका ये एटीपी जनरेट हो रही है एक स्टेप के अंदर, आपका FAD प्लस मॉलिक्यूल FADH के अंदर कन्वर्ट होने के अंदर एक एटीपी जनरेट करवाता है। और यदि ये वापस ऑक्सीडाइज हो, रिडक्स से वापस ऑक्सीडाइज हो, तब आपकी एक एटीपी मॉलिक्यूल निकलती है। क्या बोला हमने, ये जब NADH है वो NAD प्लस के अंदर कन्वर्ट होता है तो आपकी एक एटीपी बनती है। इसी प्रोसेस के दौरान आपका FAD प्लस FADH के अंदर यदि रिड्यूस हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर रिड्यूस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इसमें रिड्यूस हो रहा है, तो आपकी एक एटीपी मॉलिक्यूल बन रही है जो इसी की वजह से रिस्पॉन्सिबल थी, है ना। याद रखने के लिए आप याद रखेंगे, जब आपकी FADH और H प्लस FAD प्लस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तब आपका क्या होगा, एक एटीपी जनरेट होगी। सेम वही बात बोलेंगे हम, क्या कि ये जो आपका हाइड्रोजन है वो रिमूव हुआ है यहाँ पर, यानी आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस चला है, जिसकी वजह से आपका ADP प्लस आपका जो P यानी फॉस्फोरस है एलिमेंट है, वो आपका जुड़ा है इसके अंदर और एक एटीपी का मॉलिक्यूल तैयार हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ हम आगे आएंगे, जब जब आप ये इसे ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, तब आप क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन वाला जो एरिया पार्ट है आपका फेरस, फेरस से आप Fe2 प्लस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, साइटोक्रोम्स के अंदर। साइटोक्रोम के अंदर आप इसको कन्वर्ट करा रहे हैं, और इस प्रोसेस के दौरान ये क्या हो रहा है आपके अंदर, ये चेंज हो रहा है। अब यदि ये ऑक्सीडाइज, ये दोनों ही ऑक्सीडाइज पोजीशन है, जो कि दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, जब ये Fe2 प्लस मोर आपने जोड़ दिया इसके अंदर Fe3 प्लस के अंदर, यानी इसके अंदर से आपने और रिमूव कर दिया, किसको, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तब आपकी एक एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब ये मॉलिक्यूल आपकी एटीपी जनरेट हुई, उसी पोजीशन के अंदर आपने बोला कि कॉपर कॉम्प्लेक्स, यानी कॉपर से कॉपर जो ऑक्सीडाइज है रिड्यूस फॉर्म में जाने के अंदर एक एटीपी निकली। यदि वो रिवर्स जा रहा है तो आपका आधा H2O मिलके, मतलब आधा O2 मिलके आपका एक H2 मॉलिक्यूल जनरेट कर रहा है। ठीक है, अभी ये पूरी जो बात बोली हमने, ये ओवरऑल आपको कम समझ आ रही है तो बहुत ही अच्छा है। क्या क्या बोल दिया इसके अंदर हमने कि NADH मॉलिक्यूल NAD प्लस के अंदर कन्वर्ट हुआ तो एटीपी निकाल दिया आपने एक, बिल्कुल ध्यान से सुनना, है ना। यदि आपने FADH से FAD प्लस बनाई तो आपने एक एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज करवा दिया। यदि आपने Fe2 प्लस से Fe3 प्लस यानी आयरन के कॉम्प्लेक्स से चेंज किया तो एक एटीपी मॉलिक्यूल निकाल दिया। और कॉपर के ऑक्सीडाइज होने से आपने क्या किया, आधा H2 से एक आपने वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करा दिया। ये जो लंबा सारा स्टेप बोला हमने, यही क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब हम जो वर्ड बोल रहे थे, इसके जो 5 कंपोनेंट है वो कहाँ कहाँ है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये तो हमारा ओवरव्यू था, ये तो क्या था, हमारा ओवरव्यू था, जिसके अंदर हमने देखा था कि फाइनली आपकी एनर्जी आज कहाँ कहाँ से रही है। ठीक है, अगर देखो एक बार मैं ध्यान से, अगर आप देखें यहाँ पर, और मैं ओवरऑल इसके के बारे में बोलूँ, लाइक ETC के बारे में एक एग्जांपल लेके NADH का, यदि मैं बोलूँ NADH का एग्जांपल यहाँ पर, तो आप क्या क्या पाएंगे कि यदि मैं एक NADH मोलिक्यूल प्लस में, आपका क्या यहाँ पर H प्लस है, इसे भी इंपॉर्टेंट नहीं ले रहे हैं, इसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, प्लस में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एडीपी ले रहा हूँ, कितने एडीपी ले रहा हूँ मैं, ये फाइनल हमारा आधा H2, तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं, आधा O2 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब प्लस में मैं क्या ले रहा हूँ, 3 एडीपी मोलिक्यूल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्यों लिए मैंने 3 एडीपी यहाँ पर, अभी बताएंगे इसका कारण भी। प्लस में 3 आपने फॉस्फोरस एलिमेंट ले लिए, तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या रहने वाला है वो देखो। जब आपने NADH लिया था तो वो NAD प्लस के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, है ना, NAD प्लस के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। प्लस में आपने क्या किया है, आधा H2O लिया है, तो आपने H2 मॉलिक्यूल, आधा O2 से H2 मॉलिक्यूल बनाए, मतलब आधा ऑक्सीजन लिया मॉलिक्यूल का, एक ऑक्सीजन हो गया इसका मतलब, तो आपने H2 मॉलिक्यूल बनाए। प्लस में आपने 1 2 और 3 बार एटीपी बनाई है।
तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिया था, 3 एटीपी का मॉलिक्यूल बोला था। यहाँ कितने बोले थे आपने, 3 एटीपी के मॉलिक्यूल, ताकि आप 3 एटीपी बाद में डिनोट कर सकें। और रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर सॉरी इक्विवेलेंट करने के लिए हमने इसमें 4H2 इसको कंप्लीटली बोल दिया। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या बोला कि एक NADH मॉलिक्यूल से आपकी 3 एटीपी जनरेट हो रही है। यही हमारा इसका उद्देश्य है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को बताने का, कि जब आप इस प्रोसेस को चला रहे हैं तब आप क्या कर रहे हैं, एक NADH मॉलिक्यूल से 3 एटीपी जनरेट कराते हैं। ठीक है, वो हमें दिख रही है 1 2 3। अब यदि मैं FADH के पास चला जाऊं, यानी FADH के पास चला जाऊं, मैं FAD+ से बनवाना चाहूं यदि मैं एनर्जी, तो FADH से क्या बनेगा आपका, वही आपने आधा O2 ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, प्लस में अब यहाँ पर ये स्टेप हट गया हमारे साइड में, 1 और 2, यानी 2 ही ADP काम में आने वाली है ATP बनाने के लिए, है ना। तो फाइनली हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, वही आप डालेंगे क्या, FAD+ बन जाएगा, प्लस में आपका 4H2O मॉलिक्यूल आ गए, प्लस में आपका 2 ATP के मॉलिक्यूल जनरेट हो गए, है ना। तो ये क्या हुई, हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के स्टेप हो गए। जैसे कि आपकी TCA साइकिल के अंदर जो आपका क्या बनता है, एसिटाइल कॉम्प्लेक्स, एसिटोएसिटाइल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, है ना। आप जो पायरुवेट लेके आते हैं, जो भी आप प्रोसेस चलाते हैं TCA के अंदर, वो सब इसी ETC चैन के अंदर जाते हैं और फाइनली आपकी ATP जनरेट करवाते हैं। और वहां हम सीधा बोल देते हैं कि NADH से 3 बनते हैं, FADH से 2 बनते हैं। तो उसका रीजन क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन यानी ETC चैन आपकी रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, थोड़ा सा आप इनर सरफेस चले जाएंगे, यानी अंदर चले जाएंगे, इन जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ आपका, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि हमारे 5 कॉम्प्लेक्स थे, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 कॉम्प्लेक्स है। टारगेट हमारा क्या है, ATP जनरेट करवानी है। ठीक है, किससे ATP जनरेट करानी है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसके थ्रू, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसके थ्रू हम ATP यूटिलाइज करवाएंगे, जनरेट करवाएंगे, यूटिलाइज करा के उसको। देखो सबसे पहले हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड हमने बोला हुआ है। इसके अंदर जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल रहने वाला है वो कौन सा है आपका, NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज। NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपके सबस्ट्रेट से जो NADH यानी निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड वर्ड बोलेंगे हम, जो निकोटिनामाइड का वर्ड था, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये NADH प्लस H+ मिलकर क्या करेंगे, आपका FMNH2 जनरेट करवाएंगे, है ना। FMNH2 फ्लामिन से आपका ग्रुप बन जाएगा, फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, है ना, डाई हाइड्रोजन। इससे आप क्या करेंगे, फेरस सल्फर का कॉम्प्लेक्स जनरेट करवाएंगे। कॉम्प्लेक्स 1 आपका क्या कर रहा है, आपका कॉम्प्लेक्स 1 FMNH2 से फेरस सल्फर का कॉम्प्लेक्स बनवा रहा है, कौन से एंजाइम से, NADHCOQ, NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज की प्रेजेंस में। ठीक है, ये जो आपका फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स बना है, ये कोएंजाइम Q को जनरेट करवाएगा, यानी अगले स्टेप पे कोएंजाइम Q जनरेट हो रहा है। दूसरी तरफ हम जो सक्सीनेट वर्ड ले रहे हैं, सक्सीनेट कहां से आया, हमारा TCA प्रोसेस से, है ना। एग्जांपल के ऊपर TCA प्रोसेस से हम सक्सीनेट लेके आए, तो सक्सीनेट क्या कर रहा है आपका, कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर, कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर सक्सीनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज के थ्रू FADH2 को FES फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंज करा रहा है, जैसा कि हम यहाँ करा रहे थे। फर्क दोनों में क्या है कि यहाँ पर सबस्ट्रेट NADH से आने वाला था, तो FMNH2 बोल दिया हमने, फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बोल दिया। यहाँ पर हमने फ्लाविन एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड वाला वर्ड बोल दिया, FADH2 बोल दिया, और उससे क्या किया हमने, FES फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स बना दोनों के अंदर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 और 2, कॉम्प्लेक्स 1 में NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज, और कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज आपने एंजाइम यूज कर लिए। अब ये कोएंजाइम Q जो आपका जनरेट हुआ है, ये क्या करेगा आपका, ये आपका क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर जाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होने वाला है आपका, ये आपका साइटोक्रोम B FES और CYT1C1 साइटोक्रोम C1 के थ्रू क्या करेगा, आपका नेक्स्ट स्टेप के अंदर प्रोसीड होगा और साइटोक्रोम जनरेट करवाएगा। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज, कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज के थ्रू CYTB से फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट के बाद साइटोक्रोम C1 आपका बन गया और साइटोक्रोम आपका रिलीज हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो हमारा कोएंजाइम Q का था, इसके अंदर क्या होगा आपका, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के थ्रू, यानी कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के थ्रू CYTA से साइटोक्रोम A से A3 बना आपका, और इस साइटोक्रोम A3 से आपका H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो गया विद एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी यहाँ आपने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया इसके अंदर और आपने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करवा दी। तो 1 2 3 4 आपके हो गए। अब क्या है फिफ्थ कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका ATP सिंथेज,
कौन सा प्रोसेस? एटीपी सिंथेज का प्रोसेस लगेगा, एंजाइम लगेगा आपका एटीपी सिंथेज। वो क्या करेगा आपका एफ और जो आपका फेरस कॉम्प्लेक्स है उसके थ्रू में इंक्लूड करा के क्या करेगा आपका आपका स्टेप 1, स्टेप 3 और स्टेप 4 से आने वाले केमिकल्स को यूटिलाइज करा के आपकी क्या करेगा एडीपी से एटीपी जनरेट करवा देगा। और फाइनली हमारी जो एनर्जी है मॉलिक्यूल है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो जनरेट हो जाएगा और हमारी जो एनर्जी है वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया, 1 2 3 4 को इंक्लूड करा के 5th के अंदर डाल दिया और एटीपी जनरेट करा दी। ध्यान देना कि 1 3 और 4 ही 5th के अंदर जा रहे हैं सीधा सीधा, जिससे आपकी एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो यही हमने ये वर्ड बोला था क्या कि आपका 1 3 और आपका जो 4th कॉम्प्लेक्स है यही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए। आपका 2 वाला रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है एटीपी फॉर्मेशन कराने के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हमने पूरा 5 कॉम्प्लेक्स का बोला, प्लस में हमने जो ईटीसी साइकिल के बारे में बोला, इन दोनों का ही ग्रुप कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस आपका कहलाने वाला है। यानी इसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप अपनी एनर्जी जनरेट करवाते हैं, रिलीज करवाते हैं मॉलिक्यूल के थ्रू। ठीक है, ओवरऑल हमने क्या बोला, हमने बोला कि सबसे पहले ईटीसी के बारे में। ईटीसी क्या है कि सिस्टम ऑफ प्रोटीन विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनर साइट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। केमियोस्मोसिस प्रोसेस है, दोनों को ईटीसी प्लस केमियोस्मोसिस प्रोसेस, ये केमिकल का पूरा प्रोसेस मिला दिया आपने ईटीसी के साथ में, तो इसे हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन हाई से लो की चले गए और हमारी स्टेप रिएक्शन रहने वाली। अब आपका जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये इंक्लूड करेगा आपका क्या, एक चीज और इंक्लूड करेगा, वो क्या करेगा पीओ रेशो। क्या इंक्लूड करेगा, पीओ यानी फास्फोरस ऑक्सीजन रेशो। ये पीओ रेशो वर्ड क्या इंक्लूड करता है, जो भी हमने रिएक्शन लिखी थी पूरी एनएडीएच वाली उसी को इंक्लूड करेगा। पीओ रेशो मतलब फास्फोरस के कितने मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो गए एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन के लिए एनर्जी जनरेट करवाने में। यानी क्या बोलेंगे, यूटिलाइज्ड मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ यूटिलाइज्ड phosphorus molecules for phosphorus molecule for every oxygen element molecule, every oxygen molecule is known as pure ratio। ये pure ratio आपका क्या डिनोट करता है, ये आपका डिनोट करता है किसके बारे में कि आपका कितना यूटिलाइजेशन हुआ, मतलब कितने एडीपी से आप कंज्यूम करा रहे हैं, फास्फोरस एलिमेंट कितने मिला रहे हैं एटीपी जनरेट करवाने के लिए विद रेस्पेक्ट टू आपका ऑक्सीजन के थ्रू। इसके बाद हम कुछ इसकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वो देखते हैं थ्योरीज पे जाने से पहले हम क्या देखते हैं कि ये आपका पीओ रेशियो जो हमने बात की होता क्या है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। पीओ रेशियो यानी द नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यूटिलाइज्ड फॉर एटीपी जनरेशन फॉर एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इज नोन एज पीओ रेशियो। यानी आपका कितने फास्फोरस के मॉलिक्यूल, फॉस्फेट के मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं हर किसके हिसाब से, ऑक्सीजन के हिसाब से एटीपी जनरेट करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने जो रिएक्शन ली है वो हमने एनएडीएच की लिए, जिसमें आपने एनएडीएच प्लस में हाइड्रोजन प्लस में आपने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस में 3 एडीपी 3 फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस से एनएडी प्लस 3 एटीपी और 4 H2 मॉलिक्यूल जनरेट करवा दिए। इसे हम क्या बोलेंगे, पीओ रेशियो बोलेंगे। यदि ये आप बोलेंगे कि पीओ रेशियो कितना हुआ एनएडीएच के लिए, तो आप बोलेंगे इसके लिए 2 आपका क्या हुआ, सॉरी 3 आपका क्या हुआ, 3 बने ना, तो 3 आपका क्या हुआ पीओ रेशियो हो गया। और जबकि आप बोलेंगे यदि एफएडीएच के लिए यानी एफएडीएच2 से जनरेट करवाने के लिए, तो वहां क्या बोलते हैं कि आपका 2 पीओ रेशियो आपका हो गया। ये 3 और 2 का मतलब क्या है कि 3 आपके फास्फोरस मॉलिक्यूल काम में आए हैं, है ना, इनऑर्गेनिक फास्फोरस मॉलिक्यूल काम में है। 2 का मतलब क्या है कि 2 फास्फोरस मॉलिक्यूल काम में आए और बन क्या रही है आपकी 3 है तो 3 एटीपी, 2 है तो आप 2 एटीपी कब बना देंगे। अब देखते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए कुछ मैकेनिज्म जो हाइपोथेटिकल है हमारी सारी की सारी, यानी काल्पनिक तौर पर हम बोलते हैं कि ऐसा कुछ होता होगा, इसके अंदर ऐसा कुछ चल रहा होगा प्रोसेस जिसके थ्रू आपकी एटीपी जनरेट हो रही है। देखो सबसे पहले आपका केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस। तो केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस आपकी किसने दी, आपकी दी थी आपकी एडवर्ड स्लेटर ने। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सीरीज ऑफ हायर एनर्जी इंटरमीडिएट फॉर्म्स होते हैं, यानी आपका एवरी स्टेप के अंदर एक जो आपके इंटरमीडिएट चेन्स बनती है, इंटरमीडिएट एनर्जी जनरेट फॉर्म होती है जो कि क्या करती है आपका एटीपी जनरेट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यानी सीरीज ऑफ हायर एनर्जी इंटरमीडिएट फॉर्म इन ईच एंड एवरी पाथवे एवरी स्टेप फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। दूसरी क्या है हमारी कन्फर्मेशनल कपलिंग हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद से कन्फर्मेशन चेंज कर लेता है
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कराने के लिए। इसके अलावा अगला क्या बोला गया है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसको किसने दिया, पीटर माइकल ने दिया। इसको पीटर माइकल ने क्या बोला कि ये आपकी सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कहेंगे हमें हम, एडीपी प्लस में आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपकी क्या कराती है, एटीपी मॉलिक्यूल बनाती है, यानी आपका जो एडीपी है प्लस में पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या है, एटीपी जनरेट करवाता है। ठीक है, अब एक ये टर्म आती है, इसको याद रखेंगे, वन वर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है हमारा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है। प्रोटॉन ग्रेडियंट वर्ड से मतलब क्या होता है आपका, कि आपकी जो क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्या होती है आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो उसकी इनर मेम्ब्रेन इम्परमेबल है। इम्परमेबल है मतलब वो अंदर नहीं जाने देती, किसको, प्रोटॉन्स को और हाइड्रोक्सिल आयंस को। अब यदि प्रोटॉन या हाइड्रोक्सिल आयन जा ही नहीं रहे तो प्रोसेस चल कैसे रहा है, तो प्रोसेस कैसे चल रहा है, इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि ईटीसी यानी आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपलिंग करती है, किसके साथ में, ट्रांसलोकेट कर लेती है और क्या करती है, प्रोटॉन्स से फॉर्म कराती है, प्रोटॉन को फॉर्म कराती है, कहां पर, मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मतलब ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स, मतलब अंदर की जो मैट्रिक्स है उसके अंदर, टू इंटरमीडिएट स्पेस, आपने जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर का स्पेस है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कपलिंग करा दी है प्रोटॉन्स के साथ में, ताकि आप अपना प्रोसेस चला सकें। कुल मिला के इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट सिस्टम, जिसमें आपने प्रोटॉन का ही ट्रांसफर करा दिया किसके अंदर, इंटरमीडिएट स्पेस के अंदर, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया पे, ताकि आपके स्टेप्स चल सकें। तो ये जो हमने जितनी भी स्टेप्स पढ़े इसके सारे के सारे हमारे किसके थे, ये हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस के थे, जिसमें हमने ईटीसी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन दोनों को ही इंक्लूड कर लिया। एक बार हम नजर डाल देते हैं आपकी एटीपी स्ट्रक्चर पे। एटीपी मतलब आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप इसको बोलते हैं। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर आप क्या कर रहे हैं, 3 फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल बोले हैं आपने, ठीक है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या है आपका, सबसे पहले तो आपका ग्रुप बन गया कौन सा, एडिनोसिन वाला ग्रुप बन गया, एडिनोसिन है ना, इसका ग्रुप प्लस में 3 फॉस्फेट 1 2 3 आपने जोड़ दिया आपस में और क्या बोल दिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यदि आप इसके अंदर से शुगर मोइटी हटा देंगे तो ये आप इसको बोलेंगे क्या, किस वाली स्ट्रक्चर को, इस वाले स्ट्रक्चर को, इसे हम क्या बोलेंगे, एडिनिन, है ना। इसमें आपने शुगर मॉलिक्यूल जोड़ दिया, पेंटोस शुगर थी, राइबोज हमारे, इसको जोड़ दिया तो एडिनोसिन, और 3 जोड़ के आपने ट्राइफॉस्फेट। या आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, एटीपी जब फाइनली आप लिख देते हैं, रिएक्शन पूरी कराते हैं कि ये हमारी एटीपी मॉलिक्यूल है साहब, ये हमारी तैयार होती है जब भी आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार। अब जो हमारा चैप्टर है कौन सा, हमारा जो चैप्टर है मेटाबॉलिज्म, कौन सा चैप्टर आपका, मेटाबॉलिज्म। चैप्टर आपका कौन सा रहने वाला है, डी फार्मेसी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर आपका क्या क्या आता है, आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्लस में आपका रहने वाला है क्या, लिपिड का मेटाबॉलिज्म, प्लस में आपका क्या रहने वाला है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, प्लस में आपका क्या, बायोलॉजिकली या बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ये जो आपके 4 आने वाले थे चैप्टर्स किसके अंदर, टॉपिक चैप्टर 8 के अंदर 1 2 3 4 ये हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं, है ना, एज पर सिलेबस। और जो भी हमारी लगातार वीडियो देख रहा था साथ साथ में, उसका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। लगभग 17 से 18 वीडियो के बीच में हमारी जो टोटल वीडियो बनी है, कोर्स एज हमने कंटेंट इसको तैयार किया है प्लेलिस्ट के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट्स को लगातार साथ में देख रहे थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, है ना। और कोई भी आपको एरर लगे, त्रुटि लगे, आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो कई बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के